आप सबको नमस्कार। राजनीति विज्ञान की इस पहली कक्षा में आप सबका स्वागत है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है ये दो भागों में है। इसमें पहला भाग है समकालीन विश्व की राजनीति और दूसरे भाग में फिर हम जब आते हैं तो वो आएगा स्वतंत्र भारत में राजनीति। आज हम आपको पहले भाग के पहले लेसन के बारे में आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए, मन में कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, बाद में उसका आप उन प्रश्नों के लिए अगर आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो आप उनके लिए बाद में विचार विमर्श करेंगे। पहले आप इस लेसन को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला जो लेसन है वो है शीत युद्ध का दौर। ध्यान देंगे, इसमें पहले जो शब्द है लेसन का नाम है वो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है युद्ध। युद्ध से आप सभी परिचित हैं। युद्ध मतलब दो लोगों के बीच में, दो समूहों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में आपस में शक्ति प्रदर्शन, वार घात प्रतिघात, बहुत सारे विनाश, तबाही वगैरह वगैरह। तो युद्ध आप सब लोग जानते हैं। ये अलग सा क्यों है? क्योंकि इसके पहले एक शब्द जुड़ गया है शीत। शीत का मतलब, शीत मतलब भी आपको पता है, शीत मतलब ठंडा। तो क्या ये युद्ध ठंडा युद्ध कहें इसको? इसका क्या मतलब है? तो ये एक प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि शीत युद्ध, युद्ध तो है पर ये किस तरह का युद्ध है वो आपको समझना होगा। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं कि ये युद्ध तो है और इसमें दो लोग भी होंगे, दो हो सकता है वो दो व्यक्ति हो सकता है दो समूह हो सकता है दो राष्ट्र हो। और ये युद्ध है, लेकिन कैसा युद्ध है? जो शीत है। तो इसका क्या अर्थ है? इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम पहले बताएं कि इस युद्ध का जो कार्य था, जो इसका कार्यकाल था, जो इसकी जो समयावधि थी वो मानी जाती है 1945 से 1990 के बीच। आप इस पर ध्यान देंगे, ये समय है 1945 का। 1945 मतलब दूसरा विश्व युद्ध, जिसकी भयावह विनाशलीला विश्व ने देखी है, वो तुरंत का खत्म हुआ है 1945 का समय। तो दूसरा एक बड़ा विश्व युद्ध जिसकी भयावह विनाशलीला देखने के बाद क्या विश्व एक अगले युद्ध के लिए तैयार हो रहा था? इसका भी प्रश्न का उत्तर हमको इस लेसन में मिलेगा कि आखिर ऐसा कौन सा युद्ध था जो तुरंत विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ। 1945 का समय, इसके पहले अगर हम थोड़ा पहले चलें तो इसके पहले था जो दूसरा विश्व युद्ध, उसमें दो गुट, एक मित्र राष्ट्रों का और दूसरा था धुरी राष्ट्रों का। दो समूह जिनके बीच में ये युद्ध हो रहा था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी राष्ट्र। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हो रहा था। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे उस पर आप जरूर ध्यान देंगे कि मित्र राष्ट्रों में शामिल थे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन। और दूसरा जो समूह था धुरी राष्ट्रों का था, उसमें थे इटली, जर्मनी और जापान। इसलिए कह रही हूँ कि आपको जरूरत पड़ेगी आगे इन मित्र राष्ट्रों के इस संगठन के बारे को जानने की कि इनके बीच में कौन कौन से देश शामिल थे। ये आपको आगे जरूर ध्यान में आना चाहिए। इन दोनों समूहों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में एक निश्चित रूप से युद्ध तभी खत्म होगा जब एक पक्ष की जीत हो जाएगी या कोई दूसरा आकर उसके बीच में आ जाए कि आप अब युद्ध खत्म करिए, समझौता करिए। और या तो फिर दूसरा जो कंडीशन है वो यही कि एक पक्ष हार जाए और दूसरा पक्ष विजयी हो जाए। ये युद्ध कैसे खत्म हुआ? इसमें एक पक्ष जीत गया, दूसरा पक्ष बुरी तरह हार गया। हारने वाला पक्ष था धुरी राष्ट्रों का और जीतने वाला पक्ष था मित्र राष्ट्रों का। विश्व युद्ध खत्म हुआ, धुरी राष्ट्रों की हार हुई, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। अब हम फिर से आ जाते हैं कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल थे। मित्र राष्ट्रों में शामिल थे अमेरिका, सोवियत संघ,
फ्रांस और ब्रिटेन। युद्ध खत्म हुआ, पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा असीम शक्ति इन्होंने जमा कर ली है, ये असीम शक्तिशाली हो रहे हैं, हो गए हैं परम शक्तिमान। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं था। कौन सा देश था? अमेरिका, जिसके पास अतुल शक्तियां इकट्ठी दिखाई दे रही थी। वो विश्व का सर्वशक्तिमान देश बन चुका था। एक दूसरा देश भी था साथ में, वो था सोवियत संघ। सोवियत संघ ने भी अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी थी और तेजी से उभर कर आया था सबके सामने। और ये भी समझ में आने लगा था कि अगर अमेरिका के समकक्ष कोई दूसरा देश खड़ा हो सकता है तो वो हो सकता है सोवियत संघ। तो अब हम फिर से इन दोनों को रखकर नाम और बाकी सबको मिटा देते हैं। तो बच गए कौन कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ, अब आप अपने दिमाग से कल्पना करिए, वो काल है जिसमें दो ही बच गए हैं, दो ही लोग बच गए हैं जो परम शक्तिशाली हैं, बाकी सबकी कोई गिनती नहीं है। दोनों ही देश जो एक समय में एक समूह के सदस्य रह चुके हैं। इन दोनों में क्या इसका निश्चित मतलब है कि अगर वो एक समूह के सदस्य थे तो दोनों में समानता थी, दोनों में समानता थी। और अब हम कह रहे हैं कि आगे आने वाला जो समय है, हम जो पढ़ रहे हैं शीत युद्ध, तो युद्ध से अब इनका क्या मतलब है? आगे का जो ये युद्ध शुरू होने वाला है, जिसका नाम हम दे रहे हैं शीत युद्ध, 1945 से 1990 के बीच में, वो वास्तव में इन्हीं दोनों देशों के बीच हुआ। ये कैसे हो सकता है कि दो देश जो एक ही समूह का हिस्सा रहे, उनके बीच में फिर से युद्ध? हाँ, ये हुआ। ये विश्व के लिए तनाव का समय, बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता का समय, आगे हम देखेंगे इसमें। आप बस ये अभी पहले ध्यान रखिए कि ये जो युद्ध था वो किसके बीच में हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। किस तरह का युद्ध, कैसी लड़ाई, क्या हो रहा था इनके बीच में, क्यों ये युद्ध शुरू हुआ, उसके पीछे कारण सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था विचारधारा में अंतर का। विचारधारा में अंतर, किसकी विचारधारा? अमेरिका की विचारधारा और सोवियत संघ की विचारधारा, दोनों की एकदम विपरीत विचारधारा, कोई मेल नहीं। दोनों एक उत्तर एक दक्षिण आप कह सकते हैं। इस तरह से दो विरोधी विचारधाराओं को समान रूप से ताकतवर देशों के रूप में विश्व ने देखा। ये वो दौर था। विचारधारा किसको कहेंगे हम पहले ये भी जान ले। विचारधारा वो तरीका होता है, वो सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर पूरे विश्व को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने की कोशिश होती है। पूरे विश्व पर अपना प्रभाव फैलाना होता है, पूरे विश्व को अपनी बातों से प्रभावित करना होता है, अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना होता है विचारधारा के द्वारा। अब ये विचारधारा में अंतर था, किसके बीच में हम अभी देख रहे हैं? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो कैसी विचारधाराएं थी, कैसी कौन सी विचारधाराएं थी दोनों के बीच में, जिनके बीच में इतना अंतर था? तो ये आप देखेंगे कि अमेरिका की जो विचारधारा थी, अमेरिका की विचारधारा जो थी वो थी पूंजीवादी। सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो इसके ठीक उल्टे साम्यवादी तथा समाजवादी। ये दोनों विचारधाराएं। तो हम इसको अब हम आ जाते हैं अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ, पूंजीवादी वर्सेस साम्यवादी तथा समाजवादी। पूंजीवादी विचारधारा जिसमें पूंजी का निवेश होता है, निजीकरण को प्राथमिकता दी जाती है, सरकारी स्वामित्व में कमी होती है और पूंजी निवेशकों का बोलबाला होता है, तो इसको हम कहते हैं पूंजीवादी विचारधारा।
दूसरी जो विचारधारा है साम्यवादी विचारधारा, जिसमें जस्ट उल्टा, ठीक उल्टा, कि सरकारी जो सरकारी निवेश है या सरकारी प्राथमिकता है उसको जैसे पूंजीवादी विचारधारा में सरकारी जो तौर तरीके हैं उनकी कमी आ जाती है। पूंजीवादी व्यक्ति जो पूंजी निवेश करने वाला व्यक्ति होता है उसका निजी स्वामित्व होता है। लेकिन इस साम्यवादी विचारधारा में सब कुछ किसके पास आ जाता है? सरकार के पास। सरकारी निवेश, सरकारी निजीकरण, सरकार का स्वामित्व, ये सारा कुछ है। तो दोनों में ठीक उल्टा है। एक में सब कुछ सरकार का है, दूसरे में सरकार की बहुत कम दखलंदाजी होती है और वास्तविक लोगों की, वास्तव में जनता की जो लोग हैं जो पूंजी का निवेश करना जानते हैं। तो पूंजीवादी विचारधारा के ठीक उल्टा साम्यवादी विचारधारा, यानी पूंजीवाद का विरोध था साम्यवाद। और ऐसे में दो देश जो दोनों अलग अलग विचारधाराओं को मानते थे, दोनों एक ही समूह का हिस्सा थे, ऐसे में इन दोनों के बीच में आपस में अब शुरू हुआ तनाव का समय। दोनों एक दूसरे को अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, एक दूसरे पर अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास करने लगे, पूरे विश्व को अपनी तरफ करने का प्रयास करने लगे। इस प्रयास के दौरान क्या हो रहा था दुनिया में, तो क्या क्या हो रहा था वो हम देखेंगे। अब ये हालात बदल रहे हैं वो आप देखेंगे। हथियारों की होड़, चाहे वो अमेरिका हो या फिर सोवियत संघ हो, दोनों ही नए नए तरह के हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नए नए परमाणु हथियारों का आविष्कार हो रहा है, जखीरा बढ़ाया जा रहा है, उसको जमा करने की जो प्रवृत्ति है वो तेज होती जा रही है। और इस तरह से पूरी दुनिया में उस समय हथियारों का खजाना बड़ा किया जा रहा था, बड़ा और बड़ा, तेरा बड़ा तो मेरा उससे भी बड़ा, इस तरह का जो दौर चल रहा था, जिसके कारण सिर्फ हथियारों की बातें हो रही थी। हथियार होंगे तो निश्चित रूप से डर का माहौल होगा, तनाव का माहौल होगा, वो चल रहा था विश्व में। और जैसा कि फिर से आप रिवाइव कर लीजिए अपने दिमाग में कि विश्व युद्ध खत्म हुआ है, उसकी भयावह विनाशलीला विश्व ने देखी है, वो बहुत डरा हुआ है, विश्व बहुत डरा हुआ है और उसमें एक नए तरह के हथियारों की होड़ शुरू हो गई है पूरे विश्व में। ये जो प्रतिद्वंदिता थी किन मामलों में थी? पूरे विश्व में अपना एक, आगे जो हम देखते हैं कि प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश हो रही थी। इसके अलावा भी प्रतिद्वंदिता चल रही थी कि हर दोनों देश एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते थे। आगे निकल जाने के प्रयास में, अब आगे निकलने के दो तरीके हो सकते हैं, या आप एक से तेज भागने लगे, या फिर अगर दो लोग दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं तो आगे निकलने के दो तरीके हैं कि आप एक जो अगर किसी को पीछे करना चाहते हैं तो आप उससे तेज भागिए, या फिर दूसरा तरीका होता है, हो सकता है कि आप उसकी टांग खींचिए, उसको रोकने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ये जो दोनों ही तरीके थे इन दोनों देशों द्वारा अपनाए जा रहे थे। एक दूसरे का टांग खींचा भी जा रहा था, साथ में तेज भागने की कोशिश भी हो रही थी। जासूसी दोनों ही देश ये देख रहे थे, दोनों ही देश विभिन्न तरीकों से सारे तरीके अपना ले रहे थे अपने ये लोग, कि जिससे ये पता कर सकें कि दूसरे देश में क्या चल रहा है। मतलब अमेरिका चाहता था कि रूस में क्या चल रहा है वो जान जाए, और रूस चाहता था कि अमेरिका में क्या चल रहा है वो जान जाए। इस चक्कर में इन लोगों ने जासूसों का जाल फैला दिया। जासूसी करने के लिए इन लोगों ने अपने छोटे देशों की मदद ली, अपने सहयोगी देशों की मदद ली, और ये काम भी बहुत पुरजोर तरीके से चल रहा था इस शीत युद्ध के दौर में। प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए दोनों ही देश ये इस कोशिश में थे। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया में साम्यवाद का प्रसार हो, और रूस ये हर हाल में चाहता था कि दुनिया में साम्यवाद का प्रसार हो। इस एक प्रसार को रोकना चाहता था, दूसरा बढ़ाना चाहता था, तो विरोध होना स्वाभाविक था। अब कैसे बढ़ा रहे थे ये लोग प्रभाव? अपने एक देश दूसरे देश पर प्रभावित करते हुए अपने ज्यादा से ज्यादा देशों को क्या बनाना चाह रहा था? रूस साम्यवादी बनाना चाह रहा था। ठीक यही प्रक्रिया अपना रहा था अमेरिका, कि वो ज्यादा से ज्यादा देशों को पूंजीवादी बनाना चाह रहा था। तो क्या हुआ होगा सोचिए,
ये जब दोनों ही देश इसी कोशिश में लगे हुए थे कि बस दो देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाएं, ये इनके प्रकार कैसे भी किन्हीं भी तरीकों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने की कोशिश कर रहे थे दोनों देश। ये दोनों ही देश बहुत असीम शक्ति का अर्जन कर चुके थे। दोनों ही देश पूरे खुले तौर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए थे। तो क्या हुआ होगा उस समय, देखते हैं। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ गई थी। दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ गई। दो ध्रुव, एक ध्रुव कौन सा, अमेरिका, और दूसरा सोवियत संघ। क्यों, कैसे बढ़ गई थी ये दुनिया? दुनिया के सारे ही देश, जिनको ऐसे देश जिनको लगता था कि अमेरिका उनका हित साध सकता है, या जिनको अमेरिकी विचारधारा पसंद थी, वो किसके साथ हो रही है? अमेरिका के साथ। और जिनको लगता था कि उनका हित साधन सोवियत संघ के माध्यम से हो सकता है, या जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, वो सारे देश किसके साथ थे? सोवियत संघ के। पूरी दुनिया में लगभग सारे ही देश या तो अमेरिका के साथ थे या फिर वो सोवियत संघ के साथ थे। दूसरा कोई तीसरा गुट नहीं था। दो गुट थे, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत संघ का गुट। इसको हम पूंजीवादी गुट कहते हैं, और सोवियत संघ वाले गुट को हम कहेंगे साम्यवादी तथा समाजवादी। ये जो देश इसमें शामिल थे, इसके साथ जो शामिल थे, उन देशों के आधार पर हम देखेंगे कि ये जो ज्यादातर देश थे जो अमेरिका के साथ शामिल थे, वो सारे देश ABCDE, ये सारे देश पश्चिमी यूरोप से थे। और सोवियत संघ के साथ शामिल देश ज्यादातर सोवियत संघ के साथ शामिल देश कहाँ से थे? पूर्वी यूरोप से। पूर्वी यूरोप के साथ संगठन बनाने के कारण, गठबंधन करने के कारण, इस गुट को, जो सोवियत संघ प्लस पूर्वी यूरोप के देशों का था, उसको हम कहते हैं पूर्वी गठबंधन। और अमेरिका का जो गुट था, जिसमें ज्यादातर पश्चिमी यूरोपीय देश शामिल थे, तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के गठबंधन को हम कहते हैं पश्चिमी गठबंधन। अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया दो ध्रुवों में बट गई है। अमेरिका सोवियत संघ, अमेरिकी पूंजीवादी गुट, दूसरा है साम्यवादी तथा समाजवादी गुट, जिसे हम पश्चिमी तथा पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम इसमें देखेंगे, आपको जो लास्ट में जो शब्द मिला वो था गठबंधन। इसकी जरूरत क्यों? जब दोनों ही देश परम शक्तिशाली थे, दोनों ही देश अपने आप में सक्षम थे, हर परिस्थिति के लिए बहुत ज्यादा इन लोगों ने अपने को आर्थिक रूप से मजबूत कर लिया था, तो आखिर क्या जरूरत थी गठबंधन की? ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण इनको गठबंधन की जरूरत पड़ी छोटे छोटे देशों के साथ? तो पहले हम वो देखेंगे कि इसके पीछे कौन से कारण थे। कारण को ध्यान दीजिए आप। इसमें जो पहला कारण नजर आता है वो था सैन्य ठिकाने बनाने के लिए। यूरोप हो या फिर अमेरिका, दोनों ही
एक दूसरे पर नजर रखना चाहते थे, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। इस अपनी दूरियों को कम करने के लिए कि वो अपने को कहाँ तक फैला पाएंगे, कहाँ तक वो शक्तिशाली हो सकते हैं, उसके लिए उनको अपने से दूर देशों की जरूरत थी। इस दूरी पर वो क्या बना रहे थे? अपना सैन्य ठिकाना, ताकि वो आराम से उन जगहों पर उन जगहों को अपने नियंत्रण में रख सके। दूसरा जो कारण हो सकता है वो था जासूसी का। जासूसी करने के लिए इनको केंद्र की जरूरत थी, और वो केंद्र संभव हो सकते थे इन देशों में, इन छोटे देशों में, जहां से वो आसानी से नजर रख सकते थे अमेरिका सोवियत संघ पर और सोवियत संघ अमेरिका। और कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण, बल्कि वैसे इस नंबर को मैं चेंज कर दूं कि आपको एक पहले नंबर पे एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण वो हमसे छूट गया, वो है तेल और खनिज तेल और खनिज संसाधन मिल रहे थे उन छोटे छोटे देशों में। दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता थी उस समय तेल की और खनिज की, और वो उपलब्ध थे इन देशों में। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण दोनों ही महाशक्तियों को दूसरे छोटे देशों से गठबंधन की जरूरत पड़ी। इसके अलावा एक और कारण जो समझ में आता है कि और क्या हुआ होगा, इसके पीछे ये एक कारण भी हो सकता है कि इन देशों से थोड़े थोड़े ही सही कुछ रूपों में इनको आर्थिक मदद भी मिलती रही होगी। बड़ी तैयारी, बड़े युद्ध की तैयारी, बड़े दुश्मन को हराने की तैयारी के लिए खर्च भी बहुत ज्यादा होता रहा होगा, और उन खर्चों की पूर्ति कहीं ना कहीं इनको उन देशों से भी मिलती रही होगी जो इसके गठबंधन में शामिल थे। तो ये चार कारण जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इन महाशक्तियों को गठबंधन की जरूरत पड़ी है। आगे हम देखेंगे कि गठबंधन हो गया, फिर दुनिया उसी जगह पर आ गई कि जब विश्व युद्ध हुआ, चाहे पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, आप ध्यान देंगे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि दोनों विश्व युद्ध होने में कहीं न कहीं कारण था। इन दोनों विश्व युद्ध होने का जो कारण था कि देशों ने गुट बना लिए थे, समूह बना लिए थे, एक इकट्ठे हो गए थे, ताकत बढ़ा ली थी अपने इन्होंने। वही हो रहा है, अभी भी वही हुआ कि क्या बन गया, अलग अलग गुट बन गए। पूरी दुनिया में दो गुट बन गए जिनके बीच में फिर से युद्ध का माहौल, तनाव, प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे से आगे बढ़ने की हो। कैसा समय रहा होगा इस समय, दुनिया क्या सोच रही होगी, दुनिया किस दौर से गुजर रही होगी। तो कौन कौन सा कैसा दौर था वो? तनाव, भविष्य की चिंता, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। और तीसरा विश्व युद्ध हो, इसका साफ मतलब है कि अब कौन सा विश्व युद्ध? परमाणु युद्ध। ये जो चिंताएं थी, ये इसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। पूरा विश्व डरा हुआ था कि यदि ऐसा हुआ, अगर युद्ध होता है जिसकी आहट रोज लगी हुई थी, अगर ये युद्ध होता है तो ये किसमें बदल जाएगा? परमाणु युद्ध। और परमाणु युद्ध, इसका मतलब आगे इतना तो हर कोई समझ रहा था कि जिस तरह से हथियारों की होड़ हो रही थी, जिस तरह का जखीरा खड़ा किया जा रहा था कि अगर विश्व युद्ध हो गया, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया खत्म होने की कगार पर चली जाएगी। इतना भयावह युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध का भी परिणाम इतना भयावह था कि तीसरे विश्व युद्ध की परिकल्पना से ही दुनिया डरी हुई थी।
तो ये पूरा समय जो 1900 हमने देखा 1945 से 1990 के बीच का, वो दुनिया के लिए अत्यंत तनाव का, भविष्य की चिंता से भरा हुआ और तीसरे विश्व युद्ध की यानी कि परमाणु युद्ध की आशंका से भरा हुआ था। पर क्या हुआ क्या ये तीसरा विश्व युद्ध? इस पूरे 45 साल में तीसरा विश्व युद्ध हुआ? आज भी नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे वो हम देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये जो हो रहा था तनाव का समय, इसको हम पहले देख लेते हैं कि तनाव क्यों चल रहा था, क्यों दुनिया डर रही थी, क्या हो रहा था उस दौरान जब ये दोनों देश एक दूसरे के साथ भयंकर प्रतिद्वंदिता कर रहे थे। इसमें हम देखते हैं कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि भयानक युद्ध छिड़ जाएगा। वो कौन से मौके थे? इसमें हम देखेंगे कोरियाई युद्ध, दूसरा हम देखेंगे वियतनाम का युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, विभिन्न देशों में हस्तक्षेप। अकारण हम इसमें ये भी कहना चाहेंगे जरूर कि वो जो हस्तक्षेप, इसमें हम इस बिंदु में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि अकारण शब्द मैंने क्यों लिखा। कोरियाई युद्ध, कोरियाई युद्ध कोरिया में हुआ। कोरिया में ये जो दोनों देश थे वो पूरी दुनिया को अपना ही समझने लगे थे। अब अपना ही समझने के चक्कर में अब कोरिया तो एक है, दोनों को ही चाहिए, दोनों ही देश। इसमें भी ध्यान दीजिए, उत्तर कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में, दक्षिण कोरिया अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में। ये दोनों दूर से बैठकर इन दोनों देश भागों के बीच में, कोरिया के ही दोनों भागों के बीच में आपस में युद्ध हो रहा है, जिसमें दोनों ही देश, चाहे इधर से कौन है, दक्षिण कोरिया में अमेरिका और उत्तर कोरिया में सोवियत संघ, ये दोनों देश परोक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं और कोरिया के ही दो हिस्से आपस में लड़ रहे हैं। भयंकर युद्ध होता है और युद्ध के बाद पता चलता है कोरिया दो भागों में बट गया। उत्तर कोरिया जो सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में था, दक्षिण कोरिया जो अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में था। प्रभाव क्षेत्र से हम कहें कि बल्कि नियंत्रण में आ गया। उत्तर कोरिया सोवियत संघ के और दक्षिण कोरिया अमेरिका। बिल्कुल यही घटना हुई वियतनाम में। वियतनाम भी एक, और चाहिए दोनों को चाहिए। इसमें भी बड़े आराम से उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम सोवियत संघ को मिल गया, के नियंत्रण क्षेत्र में आ गया, प्रभाव क्षेत्र में आ गया। दक्षिणी वियतनाम अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। वियतनाम का युद्ध उस समय का सबसे भयानक युद्ध कहा जा रहा है। विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध हुआ, कोरियाई युद्ध से भी भयानक युद्ध था वियतनाम का, जो शुरू हुआ फ्रांस के हस्तक्षेप के, फ्रांस से शुरू हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोनों महाशक्तियां इसमें शामिल हो गई और इन लोगों ने युद्ध की जो खात्मा हुआ वो फिर से एक वियतनाम के बंटवारे के साथ हुआ। क्यूबा, अब हम इसमें जो हमारे बुक में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जिसके बारे में चर्चा की गई है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा आप नक्शे में देखेंगे, अपने आपको जरूर देखना चाहिए। विश्व में नक्शा देखिए, उसमें अमेरिका है, यहाँ पर है छोटा क्यूबा, दूर देश है सोवियत संघ। ये दूर है अमेरिका क्यूबा के नजदीक, बल्कि और नजदीक, इससे भी नजदीक।
बहुत छोटा सा देश, अमेरिका बड़ा देश, और सोवियत संघ दूर बैठा देश। क्यूबा को स्वाभाविक था कि वो अब जिसके नजदीक था उसका प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ता, और जो दूर है उसका प्रभाव उस पर कम पड़ता। लेकिन यहाँ क्यूबा के मामले में उल्टा था, ये ज्यादा प्रभावित था किससे? सोवियत संघ। सोवियत संघ से प्रभावित है, जिसकी चिढ़ है, जलन है, किसको? अमेरिका, जो उस दौर में स्वाभाविक दिखाई देता था। अमेरिका को बार बार लगता था कि उसे क्यूबा को उसकी बातें मानना चाहिए, उसकी विचारधारा से प्रभावित होना चाहिए, जबकि क्यूबा प्रभावित था सोवियत संघ से। जो बात अमेरिका को खलनी स्वाभाविक थी, अमेरिका को खल रही थी, और उसने एक छोटे युद्ध के द्वारा क्यूबा को डराने की कोशिश की। क्यूबा को डराने की कोशिश की और युद्ध बंद भी हो गया, बस उसको केवल डराने की कोशिश थी, और परिणाम ये हुआ कि सोवियत संघ के कान खड़े हो गए कि ये इसकी नजर क्यूबा पर आ गई है, अमेरिका की। तो सोवियत संघ को तुरंत हरकत में आ गया, और उसने अब इस क्यूबा को वो ऐसी आसानी से छोड़ नहीं सकता था। क्यों नहीं छोड़ सकता था? क्योंकि उसको तो जासूसी करने के लिए, देख निगरानी रखने के लिए अमेरिका पर उसको किसकी जरूरत थी? क्यूबा की जरूरत थी। क्यूबा की उसे जरूरत है, और क्यूबा नजदीक है अमेरिका के। सोवियत संघ तुरंत अलर्ट हो गया, और इसने अपने मिसाइलें, यहाँ सैन्य ठिकाना बना लिया। सोवियत संघ ने सैन्य ठिकाना बना लिया, मिसाइलें तैनात कर दी। मिसाइलों का प्रभाव क्षेत्र को कहाँ था? आधा अमेरिका। आधे अमेरिका पर अपनी मिसाइलों द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने? सोवियत संघ। इतना बड़ा काम हो रहा था अमेरिका के ठीक बगल में, क्यूबा में, लेकिन अमेरिका को इसकी भनक 3-4 हफ्ते बाद लगी। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति तत्कालीन, और यहाँ है सोवियत संघ में क्रुश्चेव, दोनों ही बहुत बड़े नेता, बहुत तीव्र विचारों वाले नेता। तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए आप, क्यूबा इसका केंद्र बन गया। इन दोनों की अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई का इसने अपने सैन्य ठिकाना बना लिया, मिसाइलों के द्वारा अमेरिका पर की तरफ रुख कर दिया। अब अमेरिका को पता चला होगा कि क्या होगा, जिसका डर था वही होना था, कि अमेरिका ने तुरंत कार्रवाई शुरू। युद्ध की, बड़े भयानक युद्ध की तैयारी होने लगी। युद्ध की तैयारी होने लगी। सारा विश्व फिर वही विश्व का डर रहा था जिस चीज से, वो ऐसा लगा कि बस अब नहीं रुकने वाला है। ये घटना 1961 की है। अब लगा कि अब ये विश्व युद्ध रुक नहीं पाएगा। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां, हर देश युद्ध से डर रहा था। सबको पता था कि अगर हम एक का नुकसान करेंगे तो हमारा भी नुकसान बहुत बड़ा होगा। इस चीज को दोनों महाशक्तियां भी समझ रही थी। तो जैसे इसको मैं इस तरह से आप लोगों को बताऊं कि जैसे युद्ध होना है, तो क्या होना है? एक दूसरे पर वार करना है, एक दूसरे पर घात करना है, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी है। अब ये जो शीत युद्ध था वो कैसा था? शीत युद्ध में वार करना है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी है, लेकिन एकदम एक दूसरे के युद्ध के लिए तैयार नहीं हो जाना है। युद्ध के का पूरा माहौल बना देना है, युद्ध का तनाव बना देना है, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयारी शुरू कर देनी है, लेकिन युद्ध नहीं करना है। कोई एक चीजें थी, संयम, धैर्य, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका, भयानक तबाही का डर, अपना नुकसान होने का डर था, वो जो दोनों देशों को पीछे ढकेल रहा था, पीछे खींच रहा था। और क्या नहीं होने दे रहा? युद्ध नहीं होने दे रहा था। ये हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत फायदे की बात हुई। और इसी चीज ने क्या नहीं होने दिया? तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया। तीसरा विश्व युद्ध, इसका मतलब परमाणु युद्ध, उसने रोक दिया। और इसका हम श्रेय पूरी तरह इसको दे सकते हैं शीत युद्ध। और क्या हो रहा था उस समय विश्व में? तो देखेंगे विभिन्न देशों में हस्तक्षेप, अनावश्यक हस्तक्षेप, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो या फिर वो चेकोस्लोवाकिया का मामला हो, और दूसरे कई देश थे जिनमें बेवजह या तो अमेरिका अपने हस्तक्षेप दिखाता था या फिर रूस अपना हस्तक्षेप दिखाता था। इसलिए इस तरह से इन लोगों ने, इन दोनों देशों ने पूरे
विश्व को आतंकित कर रखा था। विश्व युद्ध या शीत युद्ध को हम इतना आज समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और हम एक चीज और जो हम इसमें और जोड़ सकते हैं, जैसे विभिन्न गुट बने, सैन्य गुटों का निर्माण हुआ। इसको मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। गुटों का निर्माण, ये सैन्य गुट जो थे उसने ही ज्यादा तनाव बढ़ाया। क्यों? क्योंकि फिर से वही दौर लोगों के सामने, फिर से वही समय आ गया कि अरे ये फिर से गुट बन रहे हैं, फिर से वही क्या, फिर से कोई विश्व युद्ध की आहट है। ये जो सैन्य गुट थे, इन्होंने भी ये माहौल बनाने के लिए क्या पूरा प्रयास किया कि जैसे कि क्या होने वाला है, विश्व युद्ध शुरू ही होने वाला है। तो कौन कौन से सैन्य गुट आप देखेंगे कि अमेरिका ने कई गुट बनाए अपने से। सबसे पहले शुरू किया 1949 में। आप देखेंगे नाटो एक सैनिक संगठन था, कई देशों को मिलाकर बनाया गया संगठन था। इसको हम उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन में 12 देश शामिल थे। इसी को बल्कि यही से कह सकते हैं कि फिर से युद्ध की जो तैयारी थी वो यहीं से शुरू हुई थी। 1949 नाटो का निर्माण हुआ। 12 देश इसमें शामिल थे, ज्यादातर पश्चिमी यूरोपीय देश थे। इसके जवाब में सोवियत संघ जो चुप बैठा, तो उसने भी क्या बनाया, वार्सा संधि की। उसने भी कई देशों के साथ वार्सा संधि की और ये हुआ 1955 में। अब एक ने बनाया संगठन, दूसरे ने फिर बना लिया, तो पहले वाला फिर बनाएगा। यहाँ पर सेंटो और सीटो, सेंटो एंड सीटो, सीटो के गुट बनाए अमेरिका ने। अब ये कौन से थे? यहाँ से आप देखेंगे SEA, साउथ ईस्टर्न एशियन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के भी। अब ये कहाँ से आ गए बीच में? अभी तक तो यूरोपीय देशों की बात हो रही थी। तो यहाँ हम बताएंगे कि ये शीत युद्ध के दौरान पूरे विश्व में जो प्रभाव फैल रहा था इस पूरे घटनाक्रम का, अमेरिका की नजरें कहाँ पड़ रही थी? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के ऊपर अगर हम देखेंगे एशियाई देशों के, चीन सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में आ रहा था, साम्यवादी शासन व्यवस्था थी। तो वहां से हटकर वो कहाँ उसने नजरें गड़ा दी अपने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आदि देश जहाँ थे। इन देशों में उसने एक सैनिक संगठन किया, सीटो, साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई सैनिक संगठन। अब यहाँ से उसने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को बांध लिया, साध लिया, और इधर अब बच गए थे मध्य, एकदम सेंट्रल एशियाई देश। सेंट्रल एशियाई देश क्यों? रूस के जस्ट बाद में, और उधर से भारत के भी बाद उधर वाला, मतलब जिसमें ईरान, इराक, तुर्की आदि आते हैं। उस क्षेत्र को बांधने के लिए उसने किया सेंटो सैनिक संगठन का उसने गठन किया, जिसमें शामिल थे ईरान, इराक, तुर्की और यूके, यूनाइटेड किंगडम। आप चाहे तो आपको नेट पे, आपको मैप में देखना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और उसके साथी देशों का एक संगठन है जिसे हम कहते हैं यूके। ये देश शामिल थे सेंटो और सीटो में। जैसा हमने बताया कि इसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल थे। नाटो में 12 यूरोपीय देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने संगठन बनाया था। वार्सा संधि के द्वारा सोवियत संघ ने अपने
अब वार्सा संधि के द्वारा सोवियत संघ ने अपना सैनिक संगठन बनाया। इसके अलावा भी सोवियत संघ लगातार प्रयास करता रहा कि वो बाकी देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले ले। चीन बाद में इसमें से इराक निकला जो, तो वो भी किसके साथ था, रूस के साथ था, और चीन भी रूस के साथ था। ऐसे कई अब हमने इसके पहले देखा उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, ये सब साम्यवादी प्रभाव क्षेत्र में थे। तो ये सब किसके साथ थे, रूस के साथ। इस तरह बहुत आप इसको फिर से एक बार हम इसको देखें, इसको आप कल्पना के द्वारा आप देखिए कि पूरे विश्व का माहौल है, दूसरे विश्व युद्ध खत्म हुआ है, बाकी का विश्व जो है हथियारों की होड़ कर रहा है, परमाणु हथियार वैसे ही डराने के लिए काफी थे, क्योंकि विश्व युद्ध का खात्मा ही परमाणु हथियारों के द्वारा हुआ था। एक दूसरे को डराने के लिए नित नए हथियार बन रहे थे, नए नए तरीकों से लोगों को डराने की कोशिश हो रही थी। अपने अनुसंधानों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा था। साथ ही बाकी के देशों को भी प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। पूरा भय, तनाव का माहौल, दुनिया चिंता में मरी जा रही थी। विश्व युद्ध का खतरा पूरे समय विश्व पर मंडरा रहा था, और ये दौर कहलाता है शीत युद्ध का। शीत युद्ध को इतना, ये पूरे जितना भी अभी आपने देखा कि क्या क्या हुआ उस दौरान, उससे एक जो सार जो निकल कर आता है कि युद्ध, क्या ये युद्ध हुआ? युद्ध हुआ क्या? नहीं। युद्ध को रोका, किसने रोका? संयम ने रोका, धैर्य ने रोका, खुद के नुकसान की चिंता ने रोका, दुनिया को की तबाही की चिंता ने रोका, विध्वंस की चिंता ने रोका। और ये सब चीजें मिलकर किसने किसको रोक दिया? युद्ध को रोक दिया। चूंकि ये युद्ध हुआ नहीं, पर युद्ध का माहौल बना रहा, इसको हम कहते हैं शीत युद्ध। और इस पूरे दौर को 1945 से 1990 के बीच के दौर को हम कहते हैं शीत युद्ध का दौर। इसके बारे में अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आएंगे, हम इसको बाद में फिर से डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आपको जो भी परेशानी हो उसके बारे में बात करेंगे हम। और अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा रास्ता निकला जिससे ये युद्ध खत्म हुआ। आखिर 1990 के बाद से 2020 ये बीच का समय कैसे आया, तो ये हम देखेंगे कि ये बीच का समय में क्या और कौन कौन से काम हुए जिसके कारण ये युद्ध यहाँ पर खत्म